बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, तारीख का मुताला करने वाले भी आम तौर पर यही समझते हैं कि मंगोलों को पहली शिकस्त 1260 ईस्वी में फ़लस्तीन में ऐन जालूत के मकाम पर हुई थी, जहां मशहूर ममलूक जरनैल रुकनुद्दीन बेबरस ने मंगोलों को शिकस्त का मजा चखाया था। लेकिन दर हकीकत ये कारनामा इससे कहीं पहले सितंबर 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन ख्वारज़म की अफवाज अंजाम दे चुकी थी। ये तारीखी जंग मार्का परवान कहलाती है, जो मौजूदा काबुल के करीब लड़ी गई थी। जलालुद्दीन बजाते खुद भी बहुत बहादुरी से लड़ा और एक गैर मामूली कामयाबी हासिल की। यही थी मंगोलों की पहली शिकस्त, जिसके साथ ही ये तासुर तो ख़त्म हो गया कि वो नाकाबिले शिकस्त हैं। दोस्तों, ये मौका था एक फैसला कुन लड़ाई का, लेकिन ऐन उसी मौका पर जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह की फौज में फूट पड़ गई। कहा जाता है कि झगड़ा माले गनीमत की तकसीम पर शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया कि फौज के अफगान दस्ते अलग हो गए और सुल्तान के पास आधी से भी कम फौज रह गई। इस सूरत हाल में भागने के सिवा कोई चारा न था, क्योंकि अब ताक़ुब में कोई और नहीं बल्कि बजाते खुद चंगेज खान था। तो यहाँ से वो ग्रेट एस्केप यानी अजीम फरार शुरू होता है, जिसका इख्तिताम बिलाखिर दरियाए सिंध के किनारे पर हुआ। 24 नवंबर 1221 को अटक के करीब नेलाब के मकाम पर एक खून रेज मार्का हुआ। जलालुद्दीन यहाँ भी बड़ी बहादुरी और दलेरी से लड़ा, लेकिन मंगोलों की अददी बरतरी उन्हें कामयाबी के बहुत करीब ले आई। यहाँ जलालुद्दीन ने वो फैसला किया जिसने चंगेज खान को भी हैरान कर दिया। दरअसल इस जंग का मकसद एक ही था, जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह को पकड़ना। इस हदफ को देखते हुए जलालुद्दीन ने एक अजीब फैसला लिया। अपने घोड़े समेत दरियाए सिंध में छलांग लगा दी और इससे भी हैरान कुन बात यह है कि दूसरे किनारे पर पहुंच भी गया। ये मकाम आज भी घोड़ा तरफ कहलाता है, यानी वो जगह जहां से घोड़े ने छलांग लगाई। दोस्तों, यूं जलालुद्दीन चंगेज खान के हाथों में आते आते निकल गया। खुद चंगेज खान का दरबारी मुअर्रिख मलिक जोइनी तारीखी जहां कुशा में लिखता है कि तब चंगेज खान ने अपने दो बेटों से मुखातिब होकर जलालुद्दीन की तरफ इशारा किया और कहा, बेटा हो तो ऐसा हो। अब जलालुद्दीन और चंगेज खान के दरमियान दरियाए सिंध हाइल था, जिसे अबूर करने की हिम्मत किसी चंगेजी में न थी। एक किनारे पर चंगेजी फौज थी और दूसरी जानिब तनहा सुल्तान, जिसका हौसला तोड़ने के लिए चंगेज खान ने इसके तमाम अहलखाना को दरिया किनारे कत्ल करवा दिया। दोस्तों, यूं जिस ताक़ुब का आगाज दरियाए आमो से हुआ था, बिलाखिर दरियाए सिंध पर ख़त्म हो गया। अब जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के कदम हिंदुस्तान में थे। यहाँ सुल्तान दिल्ली शमसुद्दीन इल्तुतमिश की हुकूमत थी, एक जहान दीदा हुक्मरान जिसे बखूबी अंदाजा था कि जलालुद्दीन की आमद के साथ किन खतरात ने हिंदुस्तान का रुख कर लिया है। इसलिए जलालुद्दीन की तमाम तर कोशिश के बावजूद इल्तुतमिश ने उससे इत्तेहाद न किया। जलालुद्दीन तकरीबन 3 साल तक पंजाब और सिंध में मुकीम रहा। अपने पीछे आने वाले साथियों की मदद से कई मकामी राजाओं पर फतूहात पाई। मंगोल इसके ताक़ब में मुल्तान तक आए, लेकिन 40 दिन से ज्यादा शहर का मुआसरा वो भी ना कर पाए। जरूर गर्मियों के मौसम में आए होंगे। खैर, जलालुद्दीन दरियाए सिंध के किनारे मुल्तान से देवल तक एक हुकूमत बना चुका था। चाहता तो इत्मीनान से राज कर सकता था, लेकिन वो तो इससे कहीं बड़ी रियासत का हुक्मरान था। कम अज कम उस जमाने के राज कवानीन के मुताबिक तो इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत का जायज और हकीकी जानिशीन था। दोस्तों, एक तवील और थका देने वाला सफर करके बिलाखिर 1224 ईस्वी में जलालुद्दीन ईरान के शहर इस्फहान पहुंच गया। वो खुशकिस्मत शहर जो अब तक मंगोलों की दस्तो बुर्द से महफूज था। जलालुद्दीन ने अपने साथियों की मदद से शहर पर हुकूमत हासिल की और फिर बगदाद से राब्ता किया, जहां अब भी इसी खलीफा नासिरुद्दीन की हुकूमत थी। उसने जलालुद्दीन की मुतालबात पर कान ही ना धरे, बल्कि उल्टा उन पर जंग मुसल्लत कर दी। वो अलग बात थी कि बुरी तरह शिकस्त भी खाई और ख्वारज़म शाह के खिलाफ यही कुदरत लिए अगले साल मर भी गया। सुल्तान जलालुद्दीन ने दीगर मुस्लिम हुक्मरानों से मदद तलब की कि आओ इस मुश्तरका दुश्मन यानी मंगोलों के खिलाफ मिलकर लड़ें, लेकिन यह सब इतना आसान न था। दरअसल ख्वारज़म शाही सल्तनत की शोहरत आस पड़ोस में अच्छी न थी। उन्होंने अपनी हुकूमत सल्जोकों, कराखानियों, गौरियों और गजनवियों बल्कि सबसे लड़कर बनाई थी। वो तो अब्बासी खिलाफत की भी दर पे थे, इसलिए जब उन पर बुरा वक्त आया तो किसी ने मदद को हाथ न बढ़ाया। फिर यह भी वाज़ेह रहे कि अगर जलालुद्दीन कामयाब हो जाता तो मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का हुक्मरान बन जाता, जो शायद एक मरतबा फिर अपनी तमाम पड़ोसी रियासतों के लिए खतरा बन जाती।
یہی وجہ ہے کہ سلاجقہ روم کے علاؤالدین کیقوباد کے سوا کسی نے حوصلہ افزا جواب نہ دیا۔ پیارے دوستوں، مسلم تاریخ کے سفسطانی کردار کی موت پر بھی اسرار کے کئی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ چند مورخین کہتے ہیں کہ جلال الدین منگولوں کے خلاف میدان میں ہی شہید ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ میدان سے فرار کے بعد اس نے کرد پہاڑی علاقوں کا رخ کیا، جہاں ایک دیہاتی نے لباس اور جواہر کی لالچ میں سوتے ہوئے قتل کر دیا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ جلال الدین نے ایک صوفی درویش کا روپ دھار لیا تھا اور اپنی باقی زندگی زاہدوں کی طرح گزاری۔ بہرحال آخری جنگ کے وقت اس کی عمر محض 31 سال تھی۔ یوں منگولوں کے خلاف مزاحمت کی علامت کا خاتمہ ہو گیا اور اب مسلم دنیا میں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ سامعین گرامی، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلال الدین کا اصل کارنامہ کیا تھا؟ کیا محض منگولوں سے فرار کو ایک کامیابی قرار دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اس زمانے میں جب کوئی منگول طاقت کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، جلال الدین وہ واحد شخص تھا جس نے منگول طوفان کا مقابلہ کیا، انہیں شکستیں بھی دی، خود بھی ہارا، لیکن منگولوں کی توجہ کسی اور جانب نہ ہونے دی۔ چنگیز خان تو 1227 میں جلال الدین کو پکڑنے کا ارمان دل میں لی مر گیا، لیکن جلال الدین 1231 عیسوی تک منگولوں کے سینے پر مونگ ڈلتا رہا۔ اگر وہ اپنے باپ کی طرح بگوڑا ہوتا تو کبھی سندھ سے دوبارہ ان علاقوں کا رخ نہ کرتا اور منگولوں کو نہ للکارتا۔ دوستو، پھر مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ جلال الدین کے تعاقب کی وجہ سے منگولوں نے اپنی بڑی قوت اور صلاحیت یہیں گنوا دی۔ ان کے قدم جس تیزی سے وسط ایشیا میں بڑھے تھے، اتنی رفتار سے آگے نہیں بڑھ پائے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب دنیا کئی سالوں تک منگول یلغار سے محفوظ رہی، اور سب سے بڑھ کر حجاز مقدس۔ اگر منگول یلغار کی پہلی لہر اسی رفتار سے آگے بڑھتی رہتی تو عین ممکن تھا کہ وہ مدینہ اور مکہ کی طرف بڑھنے کی جسارت بھی کرتے۔ دوستو، سلطان جلال الدین کے ساتھ خوارزمی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ جو ساتھی بچ گئے تھے وہ اصفہان، پھر سلاجقہ روم کے علاقوں میں اور پھر آزاد حیثیت میں ایک عرصے تک خطہ میں موجود رہے، یہاں تک کہ سلطان الصالح ایوب نے انہیں اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ یہاں انہوں نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا، 1244 عیسوی میں بیت المقدس فتح کر لیا، جو چھٹی صلیبی جنگ کے بعد ایک مرتبہ پھر مسیحی قبضے میں چلا گیا تھا۔ واضح ہے کہ یہی الصالح ایوب تھا جو ملکہ شجر الدر کا شوہر تھا، وہی کہ جس نے بعد ازاں مصر میں مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔